एक मिनट वेट करना है पावर बैंक। क्या हो रहा है? स्कीम ऐसी है क्या है ना? ये मुझे मोबाइल आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम की हवाले से ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मेंडल का वर्क है उसको जरा देखेंगे ताकि आज का टॉपिक हम आसानी से समझ सकें। हालांकि ये टॉपिक जो है वो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है जेनेटिक्स का उसके अंदर इंक्लूड है, पर उसके बावजूद भी कोशिश थोड़ी सी कर रहे हैं कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो पी प्लांट में किया था। पी प्लांट उसने मेंडल ने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनका कद बहुत ही बड़ा था, कुछ ऐसे प्लांट्स मेंडल ने देखे जिनका थे पी प्लांट और उनका कद जो वेरी स्मॉल से दवर प्लांट भी कहते हैं। ऐसे सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जैसे हाइट के हवाले से एक टाल प्लांट है, दूसरे डवर थे। इसी तरह से पोड पोड कहते हैं फली को, कहते हैं जैसे मटर की फली जो होती है, इसको ओपन करने से सारे सीड जैसे अंदर सब नजर आ जाते हैं, तो वो स्मूथ पोड होता है। कंस्ट्रक्टेड पोड के अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और अलग अलग एक अंदर बीज होता है, सीड होता है, उस पोड को कहते हैं कंस्ट्रक्टेड पोड। इसी तरह से पी प्लांट के अंदर फ्लावर भी देखा, कुछ फ्लावर थे वो एक्सेस पे थे तो उन्हें एक्सियल फ्लावर, और कुछ फ्लावर उनकी पोजीशन जो थी बिल्कुल एंड पे थी, टिप पे थी, तो ऐसे फ्लावर्स के लिए लफ्ज उसने इस्तेमाल किया टर्मिनल फ्लावर। तो ऐसे टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जस्ट हमने यहाँ पे जस्ट ओनली 3 कैरेक्टर लिखे हैं, ऐसे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व की थी कि इसके अलावा एक और चीज जो बेसिकली हम पहले से पढ़ चुके हैं, एग और स्पर्म की जब यूनियन होती है, गैमीट्स के हवाले से जब यूनियन होती है एग और स्पर्म की,
तो उसके बाद जैसे उसमें से जाइगोट और यंगवन बनता है। जाइगोट जैसे डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है और डिप्लॉइड इंडिविजुअल और इसी में से आगे यंगवन न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो है लाइक न्यू जनरेशन जैसे आती है वो एग और स्पर्म की यूनियन से आती है। तो एक सेट जो क्रोमोसोम का होता है वो एक सेल का होता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है और स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी एक चीज डिस्कस की थी। तो क्रोमोसोम नंबर 1 में एक जैसे एक सेल का होता है, एक स्पर्म का होता है, तो इसी वजह से जो वो पेयर बनता है। तो इस तरह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जैसे नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से सबके अंदर जो पेयर्स होते हैं। जैसे ये हम फॉर एग्जाम्पल नोट करते हैं कि ये एक सेल का, जैसे एक सेल का कोई क्रोमोसोम है और बिल्कुल जैसे स्पर्म का जो क्रोमोसोम होगा, नंबर जो होगा वो उसके हवाले से आपको बताए सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होगी और सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होगी और उनकी लेंथ भी सेम होगी और इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो भी सेम होंगे। जीन्स सेम का मतलब है जिस भी कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स होंगे वो अगर एक सेल के हैं तो स्पर्म के अंदर भी उसी सेम, स्पर्म के अंदर भी जैसे उसी पोजीशन पे जैसे क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स सेम ही होंगे एक सेल के अंदर और स्पर्म के अंदर। जैसे दो पोजीशन एक कैरेक्टर की होती है, जैसे ये एक जीन है क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम के अंदर हंड्रेड्स की तादाद में जीन्स होते हैं। ये एक जीन है, किसी भी कैरेक्टर का कोई एक जीन है। जैसे कैरेक्टर हम ले स्टेम की हाइट का लें या कोड का या जिस तरह से फ्लावर की पोजीशन का जीन ले, हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई जीन होता है और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम और उनकी जो प्लेस या पोजीशन या जगह होती है, साइट होती है क्रोमोसोम की, उसे कहते हैं लोकस कहते हैं। जीन लोकस, लोकस सिंगुलर है और प्लूरल होता है लोसाई। प्लूरल है लोसाई, तो इसका प्लूरल है लोसाई, मतलब प्लूरल एलओसीआई। तो position of gene on chromosome is called the gene locus. Position of gene on chromosome. Position of gene on chromosome is called the gene locus. उसे कहते हैं locus कहते हैं। लोकेशन लफ्ज जरूर आपके ध्यान में होगा। तो लोकस पोजीशन, प्लेस, जगह, साइट। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस कहते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम पे जीन्स की एक खास पोजीशन होती है, जगह होती है, जीन की एक फिक्स जगह होती है। जो एक सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं वही सेम कैरेक्टर के स्पर्म होगा तो उसके अंदर भी वही सेम पोजीशन होगी। अब हम सीखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टाल है या जो स्मॉल प्लांट है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की गई? उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई थी अल्फाबेटिकल लेटर से, क्योंकि मेंडल खुद को मालूम नहीं था कि जीन्स क्या है। मेंडल ने जीन्स की जगह पे जो है फैक्टर लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। आजकल हम उनको जीन से आइडेंटिफाई करते हैं, भले वो फादर और जेनेटिक से ही क्यों ना कर, पर उसको एग्जैक्टली जीन्स के बारे में उस वक्त 1866 में ये नॉलेज नहीं थी कि किस रीजन की वजह से कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। उसके लिए उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था फैक्टर्स। आज हम उनको कहते हैं जीन्स कहते हैं। तो जीन्स कोई देख तो नहीं सकता, तो उनको रिप्रेजेंटेशन उसकी जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है कि अल्फाबेटिकल लेटर्स जो एक कैरेक्टर या ट्रेड होता है जिससे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं, और दूसरा ट्रेड या कैरेक्टर जो होता है वो उसे कहते हैं रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट के लिए जो कैपिटल लेटर्स इसने यूज किए और रिसेसिव के लिए जैसे स्मॉल लेटर के इस्तेमाल का, इस तरह के हर एक ट्रेड के लिए इसने ये यूज किए स्मॉल डी को, यानी रिसेसिव ट्रेड है। ये जो टाल के लिए और इस तरह से ये जो स्मॉल प्लांट के लिए रिप्रेजेंटेशन थी। स्मूथ बोर्ड कैपिटल एस, कंस्ट्रक्टेड बोर्ड स्मॉल एस। एक्सियल फ्लावर जो प्लांट होता है वो डोमिनेंट होता है तो उसको कैपिटल ए
और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए उन जीन्स के लिए इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ये लेटर यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर जो हाइट का जीन मौजूद है कैपिटल टी, एक सेल के क्रोमोसोम के अंदर जीन फॉर हाइट इस जगह पे मौजूद है। सेम इसी लोकेशन पे जो स्पर्म का जो क्रोमोसोम होगा उसी जगह पे हाइट का ही जीन है, हाइट का ही जीन है। हाइट का जीन है तो मे भी इधर कैपिटल टी हो या स्मॉल डी भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इधर जो कोड का जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोड क्या है, स्मूथ कोड कैपिटल एस, बिल्कुल सेम लोकेशन पे, इसी सेम उसकी लोकेशन क्रोमोसोम पे हो सकता है कि वो कंस्ट्रिक्टेड कोड का उधर जीन हो, उधर जो कंस्ट्रिक्टेड कोड का जीन हो स्मॉल एस हो। इसी तरह से तीसरा ट्रेट हमने लिया था फ्लावर की पोजीशन के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इधर जो स्मॉल ए है, यकीनन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे नोट करते हैं कि इस सेम जगह पे फ्लावर की पोजीशन का जो जीन होता है हो सकता है उधर भी स्मॉल ए हो, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए भी हो, स्मॉल ए भी हो, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो इस तरह से जो पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस कहेंगे। और हर एक क्रोमोसोम पे हर एक जीन की एक पोजीशन फिक्स्ड होती है, मखसूस होती है, उसी जगह पे वो जीन जो है पाया जाता है। अब जिस तरह से एग और स्पर्म की यूनियन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जैसे एक पी प्लांट है, एक डाल प्लांट है, और उसको मेंडल ने क्रॉस किया था स्मॉल और डवार्फ प्लांट से। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की, इसने कैपिटल डी स्मॉल डी, और यकीनन उसके रिजल्ट में कॉम्बिनेशन ये होगी कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा। पहली जनरेशन जो डाल प्लांट की आई तो इस वजह से उसने कहा कि टॉल इज डोमिनेंट, टॉल को उसने कहा कि ये डोमिनेंट है, और वो स्मॉल तत्व की जो प्लांट है वो एक्सप्रेस नहीं कर सके अपने आप को, तो वो रिसेसिव ट्रेट हो गया, वो ट्रेट हो गया रिसेसिव। इसी तरह से ये सारे ट्रेड्स जो आए, जिन आज तो हम भले इसे कहेंगे ये डोमिनेंट या रिसेसिव, मेंडल ने सब एक्सपेरिमेंटली इनको प्रूव किया था कि इसमें कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। जो डोमिनेंट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, जो रिसेसिव होते हैं उनको स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, जो कभी भी पहली जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है उसने टॉल और डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे इसमें कैपिटल टी है, एक सेल में भी कैपिटल टी का जीन है, स्पर्म में भी कैपिटल टी का जीन है। तो यानी टॉल को टाल से क्रॉस कराएंगे तो यकीनन पहली जनरेशन जाइगोट में जो कैपिटल टी का जो जेनेटिक मैटर होगा तो पहली जनरेशन टॉल की होगी। इसी तरह से अगर एक प्लांट है जिसमें अगर कैपिटल एस का जीन है और दूसरे प्लांट का जिसका जो स्पर्म है उसके अंदर स्मॉल एस है, तो जनरेशन नहीं आएगी, तो उसके अंदर कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, कैपिटल एस और स्मॉल एस वाली होगी। कैपिटल एस मौजूद है तो वो यकीनन डोमिनेंट होगा, एक स्मॉल एस कोई इशू नहीं, एक्सप्रेस डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा। पर दोनों के अंदर फर्क ये होगा, जैसे ये इस डोमिनेंट को कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरा जो डोमिनेंट है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। जैसे ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, बिकॉज उसके अंदर जो जाइगोट के अंदर दोनों जीन्स जो है, दोनों जीन्स सेम है, सिमिलर है, कैपिटल डी की कॉम्बिनेशन है, तो ये होमोजाइगस हुआ। ऐसे डोमिनेंट को कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट बिकॉज इट possesses both the same type of the genes, कैपिटल टी होमोजाइगस है। इसी तरह से अगर एक कंडीशन जैसे हमने नोट की है कैपिटल एस और स्मॉल एस वाली हो, ये भी डोमिनेंट है पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरो की मीनिंग होती है डिफरेंट, जाइगस रेफर्स टू जाइगोट, जाइगोट के अंदर जो एक और स्पर्म की कॉम्बिनेशन होगी तो एक के अंदर कैपिटल एस है दूसरे के अंदर स्मॉल एस है, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा डोमिनेंट, क्योंकि एक भी कैपिटल लेटर वाला जीन जैसे मौजूद है, कैरेक्टर डोमिनेंट का ही एक्सप्रेस होगा, पर लिखने का पैटर्न उसका होगा कैपिटल एस स्मॉल एस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हम कहेंगे।
इस तरह से आप तीसरी कॉम्बिनेशन देखें, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए रिसेसिव एक कंडीशन है, रिसेसिव कंडीशन है, और ये रिसेसिव हमेशा जैसे ये होमोजाइगस ही होते हैं, होमोजाइगस। तो ये स्मॉल ए कैसे बनाए? एक जिस तरह से एक सेल था, एक सेल के क्रोमोसोम के अंदर जो जीन था वो स्मॉल ए का था, स्पर्म के जो क्रोमोसोम थे उनके अंदर भी उसी सेम पोजीशन या लोकेशन पे वो जो जीन था वो भी स्मॉल ए वाला था। तो स्मॉल ए की कॉम्बिनेशन से स्मॉल ए बना है। तो अभी ये कौन सा प्लांट होगा? स्मॉल ए, इधर देखें, स्मॉल ए टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट ऐसा पैदा होगा, कैरेक्टर उसके अंदर टर्मिनल फ्लावर्ड का होगा और वो रिसेसिव फीचर होगी। तो इस तरह से मेंडल की जो जेनेटिक्स थी उससे आगे लोगों ने काम किया। टर्म आए, टर्म कौन से इसमें आप सीखेंगे? एक लफ्ज सीखेंगे होमोजाइगस और दूसरा लफ्ज सीखेंगे हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और तीसरा लफ्ज जैसे लोकस। एक हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस ये डोमिनेंट है, और तीसरा टर्म जो लोकस आपने ध्यान में रखना है जो हमारे बुक के अंदर ये तीन हेडिंग्स हैं वो आपसे चाहिए। डायरेक्टली अगर हम क्रोमोसोम पे बनाते कि भाई ये जीन है, ये पोजीशन लोकस, तो आप शायद ना समझ पाते। तो एक और स्पेल के जरिए जैसे आपने अभी इस रिप्रेजेंटेशन के जरिए देखा है तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि डिप्लॉइड नंबर कैसे होता है। डिप्लॉइड का मतलब है 2n, 2n कैसे हुआ है? हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, एक और स्पर्म, एक सेल की क्रोमोसोम उनके अंदर भी जीन्स होते हैं, स्पर्म के अंदर भी सेम क्रोमोसोम की जगह पे पोजीशन पे जीन्स होते हैं, एक ही कैरेक्टर के होते हैं। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं कि होमोजाइगस फॉर द कैरेक्टर, हेटेरोजाइगस फॉर द कैरेक्टर, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स के अंदर शुरू में इस्तेमाल हुई। तो होपफुली आपने इसको सीखा होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल। इसको हम सीखते हैं। मेन टॉपिक है ही डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को तस्वर किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल, जिसकी वजह से कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिट होते हैं। पहले मेंडल ने फैक्टर लफ्ज इस्तेमाल किया, बाद में जीन। फैक्टर जीन नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है, उसे हम जीन कहते हैं। और पर इसका भी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि 1866 में जो मेंडल के लॉ लाए थे, लफ्ज क्रोमोसोम भी बाद में 1882 के अंदर, 1902 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रिसर्च हुई है, पता चला कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस मॉलिक्यूल की वजह से जाते हैं, दैट इज द डीएनए। तो उसकी तीन एक्सपेरिमेंटेशन उसकी है। पहली एक एक्सपेरिमेंटेशन है जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर 1928 के अंदर इसने ये एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किए थे। एक बैक्टीरियम था जिसका नेम है नीमोकोकस बैक्टीरियम। बैक्टीरियम है जिसका नेम है नीमोकोकस, जिसे नीमोकोकस बैक्टीरिया है तो नमूनिया काजी है, नमूनिया काजी, नमूनिया काजी बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो उसकी जो है दो स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन हमारे बुक में लिखा हुआ स्ट्रेन, स्ट्रेन्स लफ्ज सही स्ट्रेन्स। स्ट्रेन का मतलब होता है नस्ल, किस्म, ट्राइब, स्ट्रेन उसे कहते हैं, स्ट्रेंड नहीं। एक दो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक कैप्सूल होता है, जिनके ऊपर कैप्सूल होता है तो यकीनन उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होगी। जिस भी बैक्टीरियम के अंदर कैप्सूल होता है तो उसकी सरफेस जो है स्मूथ होती है। तो सरफेस इनकी जो पॉलीसेकेराइड का जो कैप्सूल होता है तो सरफेस इनकी स्मूथ होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे हम एस टाइप बैक्टीरिया। और एस टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग होते हैं। जो नमूनिया डिजीज करवाते हैं वो एस टाइप बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉजिंग है। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। आपने अगर थोड़ा सा आपको अभी तक अगर याद हो
एक वेरी पॉपुलर सेंटेंस है कि कैप्सूल हेल्प्स इन पैथोजेनेसिटी, डिजीज करवाने में मदद देता है, क्योंकि इसको इम्यून सेल हमारे ह्यूमन को किल आसानी से नहीं कर सकते। प्रिवेंट्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, इम्यून सेल इसको जो ना आसानी से फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर अगर कैप्सूल होगा तो। वही दूसरा स्ट्रेन नमूनियाकारी बैक्टीरिया का जो दूसरा स्ट्रेन है, उसके अंदर कोई कैप्सूल नहीं है, नो कैप्सूल। नो कैप्सूल तो ये रफ टाइप, नो कैप्सूल तो इसकी सरफेस जो होगी यकीनन रफ होगी, सरफेस रफ होगी। तो रफ सरफेस होने की वजह से इसे कहते हैं आर टाइप कहते हैं। और आर टाइप जो होता है नॉन वायलेंट होता है। नॉन वायलेंट की मीनिंग होती है कि इसमें जो है डिजीज करने की एबिलिटी नहीं है, नो डिजीज। नॉन वायलेंट है तो ये इसका मतलब है ये बैक्टीरिया कोई डिजीज नहीं करवाएगा। और ऐसी टाइप बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर जो सरफेस स्मूथ है, क्यों स्मूथ है, निकाला हुआ कैप्सूल, और जिसके अंदर कैप्सूल है यकीनन वो जो डिजीज कराता है। ये तो सारी बातें थी कि भाई ये होता है। एक्सपेरिमेंटली उसने जो प्रूव किया, कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके एक्सपेरिमेंटेशन का जो पैटर्न था वो इस तरह का था। एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये किया कि जैसे एस टाइप की इंजेक्शन, एस टाइप बैक्टीरिया की इंजेक्शन माइस को दी। माउस का प्लूरल होता है माइस, तो हम सिंगुलर लिखते हैं। तो यकीनन एस टाइप आपको पता है वायलेंट होता है, डिजीज हुई और डिजीज होने की वजह से डेथ हो गई। डिजीज होने की वजह से डेथ हो गई। और इस डेथ का रीजन उन्होंने कंफर्म किया कि भाई क्यों हुई है डेथ। उसकी डेड बॉडीज की जब एनालिसिस की, टिश्यूज को, डेड बॉडीज की टिश्यूज को देखा कि उसके अंदर एस टाइप बैक्टीरिया बैठे हैं, मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इन्हीं बैक्टीरिया ने जो है डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी की जब केमिकल एनालिसिस हुई तो पता चला कि उसके अंदर एस टाइप जिंदा लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया बैठे हैं और उन्होंने ही डिजीज कराई और डेथ हुई है। तो एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट वाकई उन्होंने कंफर्म की, कंफर्म इस तरह से किया कि लाइक आर टाइप जो होते हैं, आर टाइप की जब इंजेक्शन जो है माइस को दी गई तो माइस जो है वो सरवाइव कर गए। सरवाइव कर गए क्योंकि हमें पता है, या उसने तजुर्बा किया था कि आर टाइप जो है नॉन वायलेंट है। नॉन वायलेंट है तो कोई भी डिजीज वगैरह नहीं होगी। जब डिजीज वगैरह नहीं होगी तो यकीनन ये सरवाइव कर गए। तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया थे बट हीट किल्ड थे। तो इनकी इंजेक्शन, इन बैक्टीरिया की इंजेक्शन जो है माउस को लगाई गई तो यकीनन माउस सरवाइव कर गए, सरवाइव कर गए, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट थी जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर गए। तो बैक्टीरिया मर जाने की, हालांकि थे इस टाइप जो वायलेंट थे, जो डिजीज काजिंग थे, पर हीट किल तरीके के मेथड के जरिए बैक्टीरिया मर गए थे। तो उन्होंने उसकी इंजेक्शन जब माइस को दी तो उसमें माइस जो है बच गए, डिजीज वगैरह नहीं हुई। चौथा एक्सपेरिमेंट था जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर उसने क्या किया कि इस 2 नंबर वाले जैसे लाइक पैटर्न और 3 नंबर वाले पैटर्न को साथ जैसे इसने इस्तेमाल किया। कैसे? 2 नंबर में क्या था, जैसे आर टाइप जो लिविंग था, आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया उसके अंदर था, प्लस हीट किल्ड एस टाइप। 3 नंबर में जैसे हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया था पर वो मरा हुआ था, आर टाइप बैक्टीरिया था वो लिविंग था। और दोनों के अंदर आपने इनकी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखी है। फाइनल रिजल्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है दोनों के अंदर वो उसका सर्वाइवल होता है, डेथ नहीं होता। तो ये 2 इंजेक्शंस को साथ मिला के लगाई। दोनों इंजेक्शन जब जैसे कभी कभार डॉक्टर साहिबान जो इंजेक्शन देते हैं ना, जल्दी जल्दी मरीज को ठीक करना होता है, कोई ऐसी डिजीज वगैरह होती है, रेड एंड व्हाइट इंजेक्शन मिला के पिंक करके और इंजेक्शन लगाते हैं।
तो इसी तरह से दोनों इंजेक्शन जो है साथ मिला के आर प्राइम और हीट के लिए पिंक होता है नहीं दूसरा कलर होता है। आर प्राइम लिविंग है और हीट के लिए इस टाइप में दोनों की इंजेक्शन जो है माउस को दी। तो माउस को दी तो आपका क्या ख्याल है स्टूडेंट्स का कि ये बचेंगे मरेंगे क्या होगा? आर प्राइम सर्वाइव कर रहे हैं, हीट के लिए टाइप सर्वाइव कर रहे हैं, आर प्राइम सर्वाइव हीट के लिए टाइप मरेंगे। तो आप साइंटिस्ट की तरह नहीं सोच रहे हैं, फ्रेडरिक गिरफ्त की तरह नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कहेंगे मरेंगे तो, क्योंकि फ्रेडरिक गिरफ्त ने भी ये सोचा था ये नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पहले दो तरीके में मौजूद है ना, आर्टाइड की वजह से नहीं मरते, हीट की वजह से नहीं मरते। तो उनके जहन में ये था कि ये सरवाइव करेंगे, उनके जहन में ये था कि ये सरवाइव करेंगे, बट डेथ हो गई। डेथ हुई तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि वाई, क्यों डेथ? नहीं मरना चाहिए था, आर टाइप से नहीं मरना चाहिए था, हीट की बेस टाइप उससे भी नहीं मरना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो उसकी डेड बॉडीज को केमिकल एनालिसिस की गई, इनकी डेड बॉडीज को केमिकली एनालाइज किया गया, पता चला इसकी जो एनालिसिस की गई, केमिकल एनालिसिस की गई कि किस रीजन की वजह से। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो लिविंग इंस्टाइमेट्स हैं। वो यकीनन उनके लिए एक शॉकिंग एक बात थी कि लिविंग कैसे, ने इंजेक्शन ही दी थी वो हीट की बेस टाइप की, ये लिविंग कैसे हुए, जिंदा कैसे हुए, जिंदा कैसे हुए। तो ये उनके लिए एक लाइक एक नई डिस्कवरी थी। उन्होंने उनको इतनी ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं मालूम थी, बस उसने उस वक्त ये कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ है। मैकेनिज्म का नेम उन्होंने रखा ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसकी वजह से आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप, आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस टाइप। आर टाइप लिविंग जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म की मीनिंग होती चेंज। आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस टाइप। किसने चेंज किया? चेंज किसने किया? किसने चेंज किया? किसने चेंज किया? डीएनए ने चेंज किया। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आप भूल गए। मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ कि किसने चेंज किया। फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक वेरी क्लियर मौजूद है फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया हेडिंग के अंदर सेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक ये बैक्टीरियम है और उसका ये इन्वायरमेंट है, बैक्टीरियम है और ये इसका इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है एक डीएनए मौजूद है, ईच के जो बैक्टीरिया थे उनका डीएनए मौजूद है, ये डीएनए। अब एनवायरनमेंट से डीएनए इस बैक्टीरियम के डीएनए के अंदर शामिल होता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये बैक्टीरियम हुआ और इस बैक्टीरियम के अंदर ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये जीन जो है शामिल हो गया, डीएनए शामिल हो गया, तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, काजिंग इट टू चेंज। अब इस आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। ये आर टाइप का डीएनए किसका था? हीट के इस टाइप का था। अब आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप, जिसकी वजह से देन वो डिजीज हुई और डेथ हो गया, जिसकी वजह से डिजीज हुई और देन डेथ हो गया। फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा टॉपिक मौजूद है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे फर्स्ट ईयर बुक तो उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म देख सकते हैं। एनीवे, तो इस तरह से जो फ्रेडरिक गिरफ्त ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया 1928 में। उसके बाद क्या होता है कि अक्सर साइंटिस्ट की एक थोड़ी सी अपनी एक साइकोलॉजी होती है कि प्लान ने एक्सपेरिमेंट किया, एक पॉजिटिव लोग भी होते हैं, दूसरे नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव होते हैं तो अच्छा, अच्छी बात कि इन्होंने ऐसी डिस्कवरी की आगे हम और भी फर्दर रिसर्च करते हैं, हो सकता है कि नई चीजें बन जाए, नई चीजें निकल जाए। नेगेटिव लोग होंगे वो कहेंगे हाँ ये तो गलत है,
ऐसे थोड़ी होता है, हम इसको गलत साबित कर रहे हैं। तो वो अपने जो है रिसर्च वगैरह मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं कि किसी न किसी लिहाज से इसको गलत करार दिया जाए। जैसे गाँव देहातों शहरों के अंदर होते हैं कि एक कोई बच्चा किसी का जो है सक्सेसफुल होता है तो दूसरे पेरेंट्स जो उनके वेरी क्लोज या नजदीक जो होते हैं ना, वो नजदीक वाले वो सबसे ज्यादा उनको असर ज्यादा होता है। ठीक है ना, दूसरों को नहीं होता है, जो नजदीक जो होते हैं उनको ज्यादा असर होता है। असर वो अगर पॉजिटिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इनका बच्चा हुआ है तो अपने बच्चों को कहेंगे कि हाँ आप भी इसे ऐसा बन के दिखाएं। और अगर नेगेटिव होंगे तो कहेंगे ये क्यों हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह से एक और रिसर्च देन असद में कहेंगे जो भी एक नई रिसर्च एक जो अवेरी बैकलियोड एंड मैककॉर्टी थे, तीन साइंटिस्ट थे, अवेरी बैकलियोड एंड मैककॉर्टी। तीन ये पर्सन थे 1944 के अंदर। 1944 के अंदर इन्होंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई की कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस मॉलिक्यूल की वजह से होती है, तो उस सब्सटेंस का नेम उन्होंने रखा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कोई और नहीं है, दिस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज द डीएनए। ये ट्रांसफॉर्मिंग जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो पहले तो फ्रेडरिक गिरफ्ट को ये मालूम नहीं था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है। उसने तो जस्ट नाम रखा कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबब है वो डीएनए, कोई और मॉलिक्यूल नहीं। कैसे? उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कंटिन्यू किया कि एक हेस्टाइल को जो हीट किल्ड हेस्टाइल थे, हेस्टाइल हीट किल्ड थे, हीट किल्ड हेस्टाइल, और प्लस में दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, आर टाइप की थी। आर टाइप की कौन सी, लिविंग आर टाइप थी। ये दोनों इंजेक्शन जब माइस पे अप्लाई की तो क्या हुआ था, माइस क्या हुआ, बच रहा था, मर रहा था, उसकी डेथ हो रही थी। ठीक है, दोनों की डेथ वजह से डेथ हो। इन्होंने क्या किया कि एक और चुटका डाल दिया, एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का डाल दिया, एंडोन्यूक्लियर एंजाइम भी साथ साथ में रखा। बस इतनी ही उनकी रिसर्च थी। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, एंडोन्यूक्लियर एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है उस एंजाइम का नेम होता है एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। तो जाहिर है जब तीसरी इंजेक्शन ऐड की तो सर्वाइव कर गए। तीन ये चीजें जब डाली तो ये सर्वाइव करी। तो उससे पता चला कि लाइक डीएनए था जिसने जो है ट्रांसफॉर्मेशन का सबब या रीजन बना है। जो सब्सटेंस थी वो डीएनए था, कोई और मॉलिक्यूल नहीं था। दोबारा से ये दो मिलाते थे तो डेथ हो रहा था, तीसरी जब इसके साथ एडिशन करते थे तो सर्वाइव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है, कोई और नहीं। आखिरी एक्सपेरिमेंट था, जस्ट हेडिंग देंगे समझता सवाल है। तो फुल एंड फाइनल हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, कल हम पढ़ेंगे। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। 1952 का एक्सपेरिमेंट, डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल, मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट्स सिलेबस का पूछ रहे थे। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर बैठे हैं तो उनको भी नोट करना चाहिए। क्या है आप मुझे बताएं। सही हाँ, बुक दें और यहाँ नोट कर दें। स्टूडेंट्स की एक राय है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करने, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आगे टेस्ट वगैरह के हवाले से जो आगे होगी मेडिकल की, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं स्टूडेंट कह रहे हैं, उन्होंने पेज ओपन करके दिया है कि इतनी पेजेस तक जो है ये टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, कौन सा पेज है ये, 228 पेज तक चैप्टर जो है। इसी चैप्टर के अंदर ये सिलेबस है, चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा सिलेबस। फिर आप कहेंगे चेंज करें, नहीं होगा, ये जीटी का सिलेबस है इसी चैप्टर का।